हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूँ RCTGT एकेडमी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जो BPSC 1, 2, 3 का जो है केमिस्ट्री का सवाल साइंस से है, वो मैं यहाँ पे सोल्व कराऊंगा और सोर्स बताऊंगा कि जो है कौन से क्लास से है, ठीक है। और पेज नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद जो है सवालों का जो है डिटेल से उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, जो है इस तरह से डिटेल आंसर रहेगा, ठीक है। फिर अगला सवाल रहेगा और उसके बाद जो है आपको क्लास, चैप्टर एंड पेज नंबर जो है बता दिया जाएगा। वो NCERT ही रहेगा, ठीक है। तो आप जो है NCERT अपने आगे जो है खोल लेंगे, ठीक है। और जो है पेज नंबर मिला लेंगे, सवाल है या नहीं है देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो है पहला सवाल कह रहा है, ये Tree 2 का सवाल है। तो कह रहा है कि सवाल कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक, डेंसिटी समझते हो ना, सभी को पता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर वाटर। अच्छा, साफ पानी का बॉइलिंग पॉइंट अच्छा रहेगा, यानी कि ज़्यादा रहेगा, या इम्प्योर वाटर का? तो आप जो है ये जो है NCERT क्लास 9 चैप्टर 2 में मैटर अराउंड अस प्योर उसमें देख सकते हो। यदि आप इंग्लिश मीडियम की बुक रखे हुए तो पेज नंबर 20, अगर आपके पास हिंदी मीडियम का है तो पेज नंबर 22 आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें आपको बताया गया होगा कि इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसका डिस्कस करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सिद्धांत ये कहता है, जब किसी विलायक, विलायक समझते हो, सोलवेंट, जैसे नमक, पानी, जैसे वाटर में इसमें नमक मिलाते हैं तो सोलवेंट कौन हुआ बताओ? तो जो जिसमें घुल जाता है वाटर, ठीक है। यानी कि सोलवेंट में है ना, सोलवेंट वाटर में कोई अशुद्धता मिलाई जाती है, जैसे आपने नमक मिलाया या फिर मिट्टी मिलाई, सॉइल मिलाई, या फिर कोई कंकड़ पत्थर जो है मिला देता है सोलवेंट में। सोलवेंट क्या हुआ यहाँ पे? वाटर, ठीक है दोस्तों। अब जैसे NaCl शुगर, तो उसका क्वथनांक जो होता है शुद्ध विलायक से, यानी कि शुद्ध वाटर से। यहाँ विलायक मतलब, ठीक है, विलायक मतलब सोलवेंट, सोलवेंट मतलब वाटर, यानी कि विलायक की तुलना में क्या होता है? ऊंचा होता है, ठीक है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दोस्तों जो है, यानी कि शुद्ध पानी से ज़्यादा होगा इम्प्योर वाटर का, ठीक है। अब इसका कारण क्या होता है आइए जानते हैं। क्योंकि जब अशुद्धियाँ वाष्प दाब में कम करती है, जैसे आप मिट्टी वाले, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे, यानी कि जार ले लीजिए, इसमें वाटर ले लीजिए, अब इसमें सॉइल डाल दीजिए, कंकड़ पत्थर बालू डाल दीजिए, फिर एक साफ पानी ले लीजिए, फिर बॉयल इसको कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बॉयल कौन हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका कम रहेगा? तो इसका, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इसका कम रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा। ये जल्दी बाष्पित हो जाएगा, ये कम बाष्पित होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। कम वाष्प दाब के कारण किसी निश्चित तापमान पर पानी उबलना कठिन हो जाता है, जैसे आप वाष्प दाब के कारण। अच्छा, ये एक सवाल और आता है, जब ऊंचाई पे आप चढ़ते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है बताइएगा? तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी कि वाष्प दाब कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी कि वहाँ पे पानी उबालना कठिन हो जाता है। चावल सिझाने जाओगे, पानी तुरंत वाष्पित हो जाएगा, है ना, वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है भाई दोस्तों। ये तो हो गया। अब एक बार एक पॉइंट, एक एलिवेशन यहाँ पे है डिटेल से, ये भी आप लोग PDF में देख लीजिएगा। PDF इसका कहाँ मिलेगा? तो आपको व्हाट्सअप चैनल है या फिर टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बॉइलिंग पॉइंट, हाँ ये देखिए, ये प्रकार हो गया, टाइप्स हो गया, ये क्वथनांक हो गया। जैसे शुद्ध पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जैसे नमक, शुगर, मिट्टी मिला हुआ पानी जो होता है 105 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर उससे अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगला सवाल फिर से आ गया। ये कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थान, यानी कि स्थिर कक्ष का अर्ध व्यास यहाँ पे पूछा है, ठीक है दोस्तों। अर्ध व्यास किससे के समानुपाती होते हैं? तो आप क्लास 11th में जाओगे केमिस्ट्री में तो चैप्टर 2 मिल जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, पेज नंबर 52, ठीक है दोस्तों। आइए डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु की nवीं कक्षा, ठीक है, nth कक्षा में त्रिज्या का जब क्वांटम संख्या पढ़ोगे, जिसमें बोर्स मॉडल होंगे, ठीक है, बोर्स मॉडल
पढ़े होंगे। तो उसमें जो होता है एन स्क्वायर के समानुपाती होता है, ठीक है, आर एन। कौन होता है? आर एन। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि किसका होता है, तो एन स्क्वायर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल रहा ये, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ऑक्सीकरण संख्या घटती है, ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन नंबर पढ़े होंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर की संख्या घटती है अभिक्रिया के दौरान, तो उसको क्या कहा जाता है? आप क्लास 10 इसका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पेज नंबर 13 इंग्लिश का बुक में, पेज नंबर 15 जो है हिंदी के बुक में आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए ऑक्सीडेशन रिडक्शन जानते हैं। जब आप यानी कि रिएक्शन में एटम जो होता है, यानी कि एटम क्या हो गया, मोलिक्यूल्स, अणु, एटम्स परमाणु, यानी कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन को जब लूज करता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और जब एटम्स यानी कि परमाणु इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ये ऑक्सीडेशन हो गया यानी कि लूज, रिडक्शन हो गया यानी कि गेन। अब यहाँ पे दिया गया दोस्त कि ऑक्सीडेशन जो होता है लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिससे कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम मॉलिक्यूल्स आर आयन। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये वाला समझते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे यानी कि ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, यह ना कि रिडक्शन को रिड्यूसिंग एजेंट बोलो, कहना गलत है। यानी कि जब ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग रिडक्शन कहलाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, और रिड्यूसिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है। ठीक है, यानी कि रिड्यूसिंग में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन जो होता है गेन होता है। ठीक है, तो ये जो होता है यानी कि ये रिड्यूस कर रहा है, निगेटिव में आ रहा है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो निगेटिव में जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो पॉजिटिव कहलाता है। तो जो निगेटिव वाले टर्म होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। ठीक है, और जो दाता होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइज एजेंट कहलाएंगे। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में नहीं आया, यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, यहाँ समझते हैं। ठीक है, वहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ समझते हैं। कह रहा है कि रिडक्शन वह प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें किसी एलिमेंट के ऑक्सीकरण की संख्या घटती है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑक्सीकरण की संख्या घटती है, जिसमें वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, वो क्या कहलाया, रिडक्शन। क्या कहलाया, रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझ में आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके विपरीत। ठीक है, किसके विपरीत, रिडक्शन के विपरीत। जब ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ती है यानी कि यह इलेक्ट्रॉन को खो देता है, इलेक्ट्रॉन को खोता है यानी कि ऑक्सीकरण संख्या अपना बढ़ा लेता है, तो वह क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब ये और देखते हैं, यानी कि अपचयन में क्या होता है, यानी कि ये जो प्रक्रिया है, फिर ऑक्सीकरण की संख्या में परिवर्तन और इलेक्ट्रॉन। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी। जो प्राप्त करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, यानी ऑक्सीकरण की संख्या घट जाएगी। ठीक है, और जो उपचयन करेगा यानी कि खोता है, उपचयन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खो देता है, वो उसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। अब समझ में आया, तो ये क्या कहलाया, रिडक्शन, ये क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, सब समझ में आ गया। अगला सवाल, ठीक है, निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? ये देखिए, क्लास 10th में आप देखोगे चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पेज नंबर 86 हिंदी का। ठीक है, इंग्लिश में 86 और इंग्लिश का हिंदी में 92। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस पूछा है ना, इसका इंग्लिश होता है एटॉमिक रेडियस जो होता है,
सभी को पता है कि तत्व में जो एलिमेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल होते हैं। आप ये देखिए, ये क्या है, वर्टिकल है, ये क्या कहलाता है, ये बताओ, ग्रुप्स कहलाता है या पीरियड्स कहलाता है? ठीक है, ग्रुप्स कहलाता है या पीरियड्स कहलाता है? ठीक है, तो ग्रुप्स कितने होते हैं? 18। पीरियड्स करा 7, यही होता है ना, 7 पीरियड्स। हाँ, 7 पीरियड्स, ग्रुप्स 18। तो ये वर्टिकल जो होगा क्या कहलाएगा? ये जो वर्टिकल होगा पीरियड, ग्रुप पीरियड्स कहलाएगा। और जो इस तरह से होगा वो कहलाएगा ग्रुप कहलाएगा। ये समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा दोस्त कि परमाणु त्रिज्या किस किस ओर जाने से बढ़ती है। तो अगला स्लाइड में दिया गया है, देखिए। परमाणु त्रिज्या जब आप बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न्यून। और यही नीचे पढ़े हुए हलीना, हलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ट्रिक पढ़े होंगे हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, तो इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, किससे? हाइड्रोजन से। लेकिन लिथियम का जो है एटॉमिक रेडियस कम जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आ रहा है नीचे की ओर आ रहा है, ये ग्रुप में नहीं पीरियड्स में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। कौन सा लास्ट में आ रहा है? अरे लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। बोरोन था भी ना, बेरिलियम, बोरोन। तो बेरिलियम बोरोन जो है इधर की तरफ जा रहा है ना, राइट साइड, बेरिलियम बोरोन। लेकिन ये लिथियम नीचे की आ रहा है ना ग्रुप में, तो ये जो हो जाएगा एटॉमिक रेडियस, इसका परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। हाँ चलो, ऐसे तो बड़ा होना चाहिए इसका, इसका बोरोन का, है ना। तो आप देखिए आपको कौन सा आंसर आया, कमेंट में इसका जो है आंसर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मैं चलता हूँ लिथियम के साथ। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप और पीरियड्स की बात हो जाती है। तो चलिए, अब अगला सवाल, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? तो ये एथिलीन होता है, कॉमन सवाल है। पीते क्या है आप लोग, बताओ। अच्छा, मिथाइल अल्कोहल पीते हो या इथाइल अल्कोहल? तो इथाइल अल्कोहल पीते हैं, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल पियेंगे तो केमिकल है, मर जाएंगे, ठीक है। इथाइल से पकाया जाता है फलों को, तो राइपनिंग हार्मोन। अगला सवाल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ठीक है। क्या क्या बनते हैं? सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर, जल बनते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है भाई? ये कौन सी अभिक्रिया है? तो NCERT रेफरेंस क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, जिसमें आप देखोगे पेज नंबर 21, ठीक है, इंग्लिश में। और हिंदी की बात करते हैं तो पेज नंबर 25, ठीक है। ये देखिए व्याख्या है, दी गई अभिक्रिया है जिसमें NaOH एक क्या है? क्षार है। HCl क्या है? एक अम्ल है। अब उत्पाद का क्या बनेगा? NaCl, ठीक है। तो इसमें जो है NaCl एक उत्पाद बन गया, हाइड्रोजन क्या हो गया? OH। अच्छा, OH क्या होता है? एसिड होता है या बेसिक होता है, बताओ। एसिडिक होता है या बेसिक होता है? तो एसिड होता है H प्लस आयन, OH प्लस आयन होता है बेसिक, ठीक है। अब ये एक क्षारीय है और ये एक अम्लीय है, दोनों मिलकर बनाया एक उत्पाद। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये क्लास 7 में ही पढ़ेगा, अध्याय 5, अम्ल और क्षार। तो देखिए, मेथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड, विनेगर एथनोइक एसिड, है ना। टार्टेरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है भाई? खट्टी चीज़ों में, ऑरेंज में, संतरा में, नींबू में, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यानी कि इमली में टार्टेरिक, दही में लैक्टिक, नींबू में साइट्रिक, विनेगर में एसेटिक एसिड। अगला सवाल करा है, लोहे के बुरादे में, ठीक है,
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ये क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पेज नंबर 45 इंग्लिश में। अगर हिंदी की बात करते हैं तो 51 हो जाएगा हिंदी में। अब लोहे की बुरादे में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड डाले जाता है तो क्या होता है? देखिए, जब आप Fe को, है ना, किससे रिएक्शन करा रहा है? HCl से। तो ये क्या करा है? FeCl प्लस H2, यानी कि ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, कम्बिनेशन रिएक्शन। दो डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए ना भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, दोनों में रिएक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्रतिक्रिया में क्या हुआ? जो आयरन है किससे रिएक्ट किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, और आयरन क्लोराइड क्या हो गया? FeCl2, है ना, यानी कि घुलनशील नमक बनाता है, साथ ही क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो क्या हो गया, अच्छा इसमें आंसर बनाना पड़ेगा ना, एक सेकेंड, क्या हो रहा है? हाँ, तो इसमें जो है क्या क्या बना? हाइड्रोजन गैस बना, और क्या बना? आयरन क्लोराइड का उत्पादन हुआ। अच्छा, आयरन हाइड्रोक्साइड का उत्पादन हुआ क्या यार? ये बना भाई, ये वाला बना, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है, हैंग कर रहा है लगता है से। हाँ चलो, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है? तो पीएच स्केल आप लोगों ने पढ़े हो रखे होंगे। ए हो गया 0 न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय, यहाँ से कमेगा तो क्या हो जाएगा? इधर लेफ्ट की तरफ तो एसिड, ये हो जाएगा बेसिक। तो कह रहा है कि किसका जो है 7 से अधिक है, तो ये तो एसेट सिरका एसेटिक एसिड है, 7 से कम ही होगा। जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, ये क्या होगा? कम ही होगा 7 से, तो रक्त प्लाज्मा ब्लड प्लेटलेट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से अधिक रहा तो उदासीन, ठीक है, क्षारीय, और 7 के बराबर रहा उदासीन। ये जो होता है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 से 3.5 होता है, ये अत्यधिक अम्लीय है। रक्त प्लाज्मा का 7.5 से 7.45 हल्का क्षारीय है। विनेगर का 2.5 से 3.5 होता है, ये क्या है? अम्लीय है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? अच्छा, पेंसिल लेड, ठीक है, तो पेंसिल लेड बनाने के लिए जो है किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आप जो है क्लास 8 विज्ञान का चैप्टर जो है 4 देख सकते हो, रासायनिक गुण, ठीक है, और या फिर क्लास 10 का जो है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में भी देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो है ग्रेफाइट की गुण अब पहले देख लेते हैं, ठीक है। पहले जो है ये नरम होता है, ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है? नरम होता है, और इसको जो है विद्युत में यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कागज पर आसानी से निशान छोड़ता है, सही बात है, ग्रेफाइट। ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, सही बात, गुड कंडक्टर है। अब जो है अन्य विकल्प गलत क्यों है, ठीक है, आइए देखते हैं। सल्फर जो है यह पेंसिल में उपयोग नहीं होता है, ये क्या है? एक प्रकार का गंधक है। तो सल्फर क्या है? एक प्रकार का गंधक है। चलो, ये सिलिकॉन, ये क्या है? अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, और पेंसिल में इसका उपयोग बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। मोर देन वन ऑफ द एफअप, तो केवल ग्रेफाइट में ही इसका सही उत्तर होगा। चलो, अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? यानी कि कौन सा दारू पीते हो आप लोग? हेक्सानॉल नहीं, मेथनॉल नहीं, एथेनॉल पीते हो, ठीक है। ये क्लास 12 का है, स्रोत देख लीजिएगा। क्यों एथेनॉल क्यों नहीं पीना चाहिए? C2H5OH, इथेनॉल पीना क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि जो है अल्कोहल फाउंड होता है, अल्कोहलिक बेवरेज से बना होता है, ये हाईली टॉक्सिक होता है मेथनॉल, इससे जान भी जा सकते हैं आप लोग। कहते हैं ना कि जो है शराब पीने से इतनी की मौत हो गई, तो मिथनॉल इथेनॉल नहीं पीते हैं, वो मेथनॉल पी जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं मिट्टी में, नीचे मिट्टी की
तह में गाड़ देते हैं तो उसमें जो है कुछ रिएक्शन हो जाता है, सॉइल से नाइट्रोजन होता है ये सब, ठीक है, तो उससे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। या फिर जो है शराब बनावट के दौरान ही वो इथेनॉल बन जाता होगा, मेथनॉल बन जाता होगा, ठीक है, मेथिनॉल, ठीक है, सॉरी मेथनॉल। हेक्सेनॉल इज हायर एल्कोहल एंड नॉट सुटेबल फॉर कंजप्शन। अगला सवाल कह रहा है कि अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर देता है, तो ये क्लास 12 का है। तो कौन सा नष्ट कर देता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट, ये एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक, यानी कि ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग क्या बताए थे, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट में गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दे रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब यह अम्लीय माध्यम को कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक एसिड से जब अभिक्रिया करेगा, कौन? पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये क्या बन जाता है? पर्पल कलर में समाप्त होता है, ठीक है। तो ये कई कार्बनिक अम्ल है, तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? CH3COOH यही होगा ना भाई, CH3COOH होना चाहिए। चलो अगला सवाल, अच्छा यहाँ पे दिया गया है एसेटिक एसिड CH3COOH, साइट्रिक एसिड C6H5, ठीक है, CH3COOH प्रोपेनिक एसिड, यानी कि रंग समाप्त कर सकता है, रंग समाप्त कर सकता है, रंग समाप्त कर सकता है। तो कौन सा आंसर होगा भाई? अच्छा अच्छा, ये क्या कह रहा है? निम्नतः निम्नतः निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितना होता है? अब क्लास 11th में देखेंगे, पेज नंबर यानी चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 307। आइए, ये बोर मॉडल के डिटेल एक्सप्लेनेशन है। जब बोर मॉडल के अनुसार, अभी हम आपने क्या पढ़ा था, एन स्क्वायर किसके समानुपाती होते हैं? रेडियस के, एटॉमिक रेडियस के, ठीक है। तो ये जो है ये गति CY1/37 लगभग होता है, जहाँ C के प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है दोस्तों, यानी कि स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है। तो आंसर C/1/7 हो जाएगा। अगला सवाल, कितना सवाल रह जाएगा? अच्छा ठीक है, अभी और सवाल हैं, ठीक है, देखो, यानी कि लगभग आपको ये 79 सवाल मिलेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग कहाँ पे हैं? ये 61 पे हैं। तो जो है 25 सवाल अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है दोस्तों, कैसा रहेगा? 2 पार्ट में बना देंगे, शॉर्ट यानी 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो रहेगा, तो आपको देखने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। यानी कि 2 के स्पीड से आप 10 के रिवीजन 2 बार कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जो है छोटा छोटा वीडियो यानी कि बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये होमवर्क के लिए आपको एक सवाल दे देता हूँ, ठीक है, ये वाला। मिट्टी के तेल में ये आर डब्ल्यू मतलब रेंट वर्क, आप रेंट में लेके रह रहे हो, और उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने घर पे पढ़ रहे हैं उनके लिए HW, ठीक है। तो RW HW जो भी है आप कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा 20 मिनट से, तो पहले ऑलरेडी ज़्यादा होगा 3 मिनट, ठीक है। तो हम सवाल जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसका पार्ट 2 जो है अपकमिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।